गाइज हम लोग बात करेंगे देवा सहायम पिल्लई के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पर्सनालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताया जा रहा है कि वेटिकन जो है, यानी कि वेटिकन सिटी की यहां पर बात हो रही है। वेटिकन सिटी कहां पर है, कोई बताएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इटली रोम में वेटिकन सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। वेटिकन सिटी में इन्हें संत का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है देवा सहायम पिल्लई को। और आपको बता देगा इस देवा सहायम पिल्लई ओरिजिनली एक हिंदू हुआ करते थे। हिंदू फैमिली में जो है वो इनका जन्म हुआ था। बाद में 18वीं शताब्दी में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में ये जन्मे थे। फिर बाद में क्रिश्चियनिटी को इन्होंने जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, अपना लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा देवा सहायम पिल्लई के बारे में। और बताया जा रहा है कि 15 मई 2022 यानी कि अगले साल वेटिकन के द्वारा इन्हें एक संत डिक्लेयर किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। पहले इंडियन लेमैन है, पहले भारतीय आम व्यक्ति होने वाले हैं ये, जिन्हें वेटिकन एक संत के तौर पर डिक्लेयर करेगी। राइट। और जब ये कन्वर्ट हुए थे, क्रिश्चियन बने थे, तब इनका नाम चेंज करके लजारुस जो है वो रख दिया गया था, या लेजारुस रख दिया गया था 1745 में। राइट। और ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद उन्हें पहली बार फरवरी 2020 में बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए संत की उपाधि के लिए मंजूरी दे दी गई थी। तो 2020 में ही जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनको संत जो है वो घोषित किया जाएगा संत के तौर पर। अब डेट डिसाइड हो गई 15 मई 2022 को इनको फाइनली संत जो है वो घोषित कर दिया जाएगा वेटिकन के द्वारा। और आपको बता देगा इस वेटिकन सिटी जो है वो काफी क्रिश्चियनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। राइट। ये पोप का घर जो है वो माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा वेटिकन सिटी के बारे में। और इनके बारे में बात करेंगे इस तो देवा सहायम को ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद काफी उत्पीड़न सहनी पड़ी, काफी हार्श परसिक्यूशन सहना पड़ा, और इवन इनको जेल भी जाना पड़ गया। राइट। इम्प्रिजमेंट हुई, इनको कारावास जो है वो इनको झेलना पड़ा, और बाद में जाकर 1752 में इनकी हत्या तक जो है वो कर दी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देवा सहायम पिल्लई के बारे में, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। आपको बहुत अच्छे से बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो बिरसा मुंडा के टॉपिक को आपने कवर किया होगा। हमारा जो यूपीएससी का बैच जो चलता है उसमें ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, ज्वाइंड है, तो उनको पता है इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से, बिरसा मुंडा के बारे में। और मेरे जो भी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के बैच में हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अभी बिरसा मुंडा के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। अभी तो आप अपने जो नोट्स मैंने जो आपके बनवा के रखे हुए हैं, राइट, बिरसा मुंडा से रिलेटेड, तो उनमें आप ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको अभी मिलेंगे करंट अफेयर्स के अंदर, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। राइट। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके कंप्लीट नोट्स जो है वो बिरसा मुंडा के टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो चलिए आइए इस बिरसा मुंडा के टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को बिरसा मुंडा की देखने को मिलती है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए सन 2000 में उनके जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट जो है वो बनी थी। राइट। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बिरसा मुंडा जो है गाइस, ये एक फोक हीरो हम लोग को देखने को मिले हैं, एक लोक नायक है ये। और मुंडा जनजाति, मुंडा जो ट्राइब है, उसके एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे ये। उन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के अधीन बिहार और झारखंड क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब बिहार और झारखंड बेल्ट जो है गाइस, इन्होंने वहां पर अगर हम बात करें रिलीजियस या फिर सोसाइटी के ऊपर आधारित या फिर राजनीति, मतलब कि इनके जो आंदोलन थे ये सोसाइटी में सुधार लाने के लिए भी थे, क्योंकि समाज में सुधार लाने के लिए भी इन्होंने कदम उठाए थे। लोगों का जो अंधविश्वास था बहुत सारी चीजों के ऊपर, उसको भी एंड करने के लिए इन्होंने धार्मिक आंदोलन जो है वो लेकर आए थे कि लोग बाग जो है वो प्रेयर्स करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और राजनीतिक आंदोलन भी जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो इन पूरी चीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनके आंदोलन को मिलेनेरियम मूवमेंट जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलीनेरियन मूवमेंट। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हें धरती आबा या धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, 1875 को हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए बिरसाइत क्या है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और उलगुलन क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के लोग भगवान की तरह इन्हें पूजते हैं, बिरसा मुंडा को। और बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में सुधार करना चाहते थे, जैसा हमने बात करी ना कि समाज में सुधार जो है ये लाना चाहते थे। सोसाइटी के लिए भी इन्होंने मूवमेंट जो है वो कंडक्ट किए। तो किस प्रकार के सुधार लाना चाहते थे कि लोगों का जो विश्वास था जादू जादू टोना में, तो लोगों को ये अवेयर कर रहे थे कि भैया आप जादू टोना में विश्वास ना करें, उसकी बजाय आप प्रार्थना करें, राइट, और शराब से दूर रहें, राइट, ईश्वर में विश्वास रखने और सही आचरण का पालन करने का इनके द्वारा आग्रह किया गया, राइट। और इसी आधार पर उन्हें बिरसा धर्म की शुरुआत की, यानी कि इसी आधार पर बिरसा धर्म जो है वो इन्होंने शुरू किया। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना, बिरसा धर्म बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया। तो ये इनका रिलीजियस मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, धार्मिक आंदोलन हमें देखने को मिलता है। और इस धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको बिरसाइत कहा जाता है। तो जो बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर हैं, स्पेशली उनके द्वारा बनाए गए धर्म के जो फॉलोअर हैं, तो उन्हें बिरसाइत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए बिरसाइत क्या है, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। इसके अलावा बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का आरंभ किया। तो क्वेश्चन आएगा उलगुलान आंदोलन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, जिसे द ग्रेट ट्यूमुल्ट हम लोग कहते हैं। तो बिरसा मुंडा आप ध्यान में रखना, यूपीएससी एक बार इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी पड़ा, यानी कि जो स्ट्रगल जो उन्होंने किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि ब्रिटिशर जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स का, उनके साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट इनका मूवमेंट जो था वो ब्रिटिशर्स के ऊपर काफी भारी पड़ा था। और वर्ष 1908 में छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम पारित किया गया, यानी कि 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो लागू किया, दबाव में आकर बिरसा मुंडा के। और ये कानून क्या कहता है, ये कानून ये था, किससे एसोसिएटेड था, कि इसने कहा था कि जो ट्राइबल पर्सन है, राइट, ट्राइबल पर्सन, जैसे कोई ट्राइब है, उसकी कोई जमीन है, तो उसकी जमीन कोई नॉन ट्राइबल पर्सन के पास ट्रांसफर नहीं की जाएगी। यानी कि अगर एक जमीन है किसी ट्राइबल पर्सन की, यानी कि किसी मतलब ट्राइब की एक लैंड है, तो वो आप नॉन ट्राइब पर्सन को ट्रांसफर नहीं करोगे। तो बहुत बेहतरीन ये कानून हमें देखने को मिलता है कि आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया इस कानून के तहत, राइट। क्योंकि क्या हो रहा था कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, आदिवासियों की जमीन जो है वो ब्रिटिशर जो है वो हड़प रहे थे, अपने कंट्रोल में जो है वो कर रहे थे। इवन काफी सारे मनी लैंडर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे, राइट, यानी कि जो लोग पैसा देते हैं एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए, मनी लैंडर्स। आपको पता है कि आपने अगर ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो पढ़ी होगी, तो इस समय जमींदार मनी लैंडर्स का रोल के बारे में भी आपको एक जानकारी होगी ही। अगर नहीं है तो आपको करना ही है, ये आपके सिलेबस में है। और यूपीएससी बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को कवर कर लिया है काफी अच्छे से, हमने डिटेल में डिस्कस किया था हर एक चीज को। क्योंकि यूपीएससी बैच गाइज मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप यूपीएससी बैच को जरूर ज्वाइन करें हमारे। क्योंकि उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ना ही सिर्फ आपकी तैयारी होगी, आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होगा। और आपको कितना पढ़ना है, कब, मतलब प्रॉपर आपका टाइम शेड्यूल बना के दिया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना ही है। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितनी सारी चीजें आप जो है वो रेगुलर बेसिस पर कवर करते जाएंगे, राइट, और इंजॉय करते हुए कवर करते जाएंगे। पढ़ाई आपको एक बर्डन नहीं लगने वाली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपको फीलिंग जो आएगी उस बैच को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि जो बैच मैंने आप लोग के लिए डिजाइन किया है वो अल्टीमेट है। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैच के अंदर, आप खुद जो है, अगर वो स्टूडेंट्स होंगे अभी मतलब यानी कि ये लेक्चर को देख रहे होंगे, तो आप खुद कमेंट बॉक्स पर बताइए, राइट, फीडबैक जो है वो दीजिए कि बैच के बारे में, कि जिन लोग को डाउट लगता है कि अरे यार ऑनलाइन क्या पढ़ाई होगी। कल मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी एक स्टूडेंट से जो है मेरी चर्चा हुई फोन पे, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ हर एक स्टूडेंट की, राइट, और मैं ही पूरी तरह से उस बैच में इन्वॉल्व हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, राइट, प्रॉपर तरीके से, और पूरा सिलेबस को मैं फिनिश करवा रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, हमारे साथ ऑलरेडी जो है वो हो चुका है, मतलब कि जैसे एजुकेटर्स को तो हम रख लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि देखो मैं बुरा नहीं बोल रहा किसी को भी, सब लोग अपनी जगह पे अच्छे हैं, अपनी अच्छी तैयारी सबने करवाई है, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। बट क्या होता है, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होनी चाहिए वो एक्चुअली काफी सारे लोगों को पता नहीं, और पता है भी तो फिर वो काफी सारी चीजें फिर स्किप करते हैं। यहाँ पर एक एक पन्ना आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा, सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको मेंस में क्या लिखना है, आपको प्रीलिम्स में क्या ध्यान में रखना है, राइट। इस तरीके की प्रॉपर तैयारी हो रही है, प्रॉपर हार्डकोर तैयारी, राइट। आप जरूर ज्वाइन करें अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियसली अगर आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं, आपका सपना है,
आईएएस ऑफिसर बनना, सपना नहीं, एम आपका, अगर एम है आईएएस ऑफिसर बनना, तो आप डेफिनेटली उस बैच को ज्वाइन करें, राइट। मजा आ जाएगा, आपकी पढ़ाई करने का तरीका ही आप बदल जाएगा यार, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं, तो कुछ बात है जभी कह रहा हूं। और हमारे बैच को अराउंड मेरे ख्याल से 30 डेज के आसपास जो है वो हो चुका है, बट आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। और डेमो वेमो के लिए मत पूछिएगा मुझसे, आप देखिए करंट अफेयर्स लेक्चर्स आप देखते हैं, है ना। करंट अफेयर्स में जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, सेम उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं लेक्चर में देता हूं, और बाकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको व्हाट्सएप के जरिए जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि बैच के अंदर क्या क्या इंक्लूड, सब कुछ जीएस प्लस करंट अफेयर्स पूरा हम लोग जो है वो कवर करा रहे हैं डिटेल में, राइट। और ऐसे ही जैसे आपको आधा इंग्लिश में दिखाई देता है आधा हिंदी में, वैसे ही हमारे वो भी है, कंटेंट भी है, राइट। मजा आ जाएगा आपको। चलो, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी बात करें मुंडा रेबिलियन की, इस पर वापस आ जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट ये मुंडा रेबिलियन का हमें देखने को मिलता है। बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये शुरू किया गया था रांची के साउथ में 1899 टू 1900 के बीच में, राइट। और इस आंदोलन में मुंडा समुदाय के लोगों की दुर्दशा के लिए निम्नलिखित कारणों को चिन्हित किया गया है, यानी कि यह आंदोलन स्पेशली फोकस करता है कि किस प्रकार से जो जो मुंडा ग्रुप जो है, राइट, वो किस प्रकार से उन्होंने सफर किया, राइट। ब्रिटिशर्स के कारण, जमींदारों के कारण, यानी कि अंग्रेजों की भूमि नीतियां, कुछ कानून ऐसे थे ब्रिटिशर्स के, कुछ लैंड पॉलिसीज ऐसी थी ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने इनको जो है वो ऑब्वियस बात है, जैसे अगर आप बात कर लो परमानेंट सेटलमेंट की, राइट, तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो दबाव डाला कि ट्राइबल ग्रुप जो है वो अब वो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है उनके रोल को एंड कर दिया, मूव नहीं कर सकते वो, है ना, उनको सेटल होना ही पड़ेगा। बट आप ये भी जानते हैं, अगर आपने मेरे साथ जो वो करा होगा, कोर्स को ज्वाइन किया होगा, आपने लेक्चर्स देखे होंगे या आपने अलग से ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको ये भी पता है कि पूरी तरह से परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने सभी ट्राइब्स के ऊपर जो है वो लागू नहीं किया था। कुछ कुछ ट्राइब्स को अलाउ भी किया था कि कुछ कुछ ट्राइब्स जो है वो मूव कर सकती है। क्यों अलाउ किया था, उसके पीछे का क्या इंटरेस्ट है, बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्राइबल ग्रुप को क्यों अलाउ किया कि आप मूव कर सकते हो। क्या ब्रिटिशर्स डर गए थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। उन ट्राइबल ग्रुप से ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए वो चीज करी थी, राइट। बताए, आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि अगर आपने ध्यान से उस चीज को जो है वो पढ़ा है तो। और इसी प्रकार की बारीकियां जो है वो पकड़नी जरूरी है सिविल सर्विसेज में, कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो मजा आ जाएगा तैयारी करने में। तो अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने काफी डिस्टर्ब किया इन ट्राइबल ग्रुप्स को। साथ ही साथ हिंदू जमींदार और साहूकार ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स ने उनकी जमीन जो है वो अपने कंट्रोल में कर ली। मिशनरीज आई थी, राइट, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स के ट्रेडिशन को, कल्चर्स को, उनकी पारंपरिक संस्कृति को जो है वो क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी उनकी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मुंडा विद्रोह का महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो पहली बात तो इन्होंने फोर्स किया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट, औपनिवेशक सरकार जो है वो कानून लेकर आए, और ऐसे कानून लेकर आए जिससे कि उनकी जमीन जो है वो ट्रांसफर ना की जा सके दूसरों को, राइट, मतलब कि नॉन ट्राइबल ग्रुप्स को या नॉन ट्राइबल पर्सन को। तो ऐसा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का आया, तो ये वाला कानून का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ इस विद्रोह से हमें यह पता लगता है कि ट्राइबल ग्रुप्स के पास भी कैपेसिटी है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की। इनजस्टिस, नहीं सिर्फ ब्रिटिशर इनजस्टिस, अन्याय के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करने की, विरोध करने की अन्याय का, राइट। और इन्होंने फिर अपना एंगर जो है, राइट, अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त किया कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छी एक जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस हम डिस्कस करेंगे रानी कमलापति के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि ये टॉपिक हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये स्टेशन रीडेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है 100 करोड़ रुपए की लागत से और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू, निजी भागीदारी के साथ इस स्टेशन का पुनर्विकास जो है वो किया गया है। बहुत अच्छा स्टेशन इन्होंने बना दिया है, क्योंकि मैं खुद हबीबगंज स्टेशन के काफी नजदीक रहता हूँ। काफी अच्छा स्टेशन बनाया बंसल ग्रुप ने, क्योंकि बंसल ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ, यानी कि प्राइवेट प्लेयर बंसल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। इवन भोपाल के अंदर मेट्रो भी जो लाई जा रही है वो बंसल ग्रुप के द्वारा लाई जा रही है। तो रानी कमलापति कौन थी, यहां से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रानी कमलापति 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, गोंड डायनेस्टी के जो शासक है निजाम शाह, उनकी पत्नी थी हैं, राइट, विधवा पत्नी, राइट। और भोपाल से 55 किलोमीटर दूर हम लोग को गिन्नौर रियासत का इनका शासन देखने को मिलता है, यानी कि इन्होंने गिन्नौर नाम का क्षेत्र है, तो वहां पर जो है वो अपना राज जो है वो किया था, इनका शासन था भोपाल से
55 किलोमीटर की दूरी पर 18वीं सेंचुरी में। फिर जब इनके पति की हत्या हुई तो रानी कमलापति ने अपने शासनकाल के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना करने के लिए जो है वो सामना करा, और इसी चीज के लिए जानी जाती है, इसी चीज के लिए फेमस है, राइट। और कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी है, पॉइंट टू बी नोटेड। भोपाल की अंतिम हिंदू रानी कौन है? रानी कमलापति, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना। अपने शासनकाल में जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किए गए थे। इन्होंने काफी सारे पार्क और काफी सारे मंदिर जो है उसकी स्थापना करी थी। और गोंड कौन है गाइस? तो गोंड की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय में से एक गोंड हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस जनजातीय समुदाय के लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। गाइस, जिन लोगों के पास H1B वीजा है, यानी कि जो लोग अमेरिका गए हैं H1B वीजा के थ्रू, तो अब इनके जो जीवन साथी हैं, पति या पत्नी जो है, ये आसानी से इनके साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह सकेंगे, राइट। तो इसको लेकर एक यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने एग्री किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने परमिशन दी है कि ये ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है H1B वीजा होल्डर के जीवन साथियों को। इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, काफी बेनिफिट मिलेगा इंडियन प्रोफेशनल्स को जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको सबसे पहले जो है वो बताना चाहूंगा H1B वीजा के बारे में, फिर ये L1 वीजा क्या होता है, फिर ये H4 वीजा क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं H1B वर्क वीजा से। तो 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स चाह रहा था कि दुनिया भर के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, बेस्ट माइंड है, राइट, वो यूनाइटेड स्टेट्स आ जाए, क्योंकि ये चाह रहा था कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है वो आगे बढ़े। तो इसे चाहिए थे दुनिया के बेस्ट माइंड, तो उसके लिए उन्होंने H1B वर्क वीजा जो है वो ओपन कर दिया, राइट। तो इट फेल्ट द नीड टू हायर क्वालिटी वर्कर्स। ये चाह रहा था यूनाइटेड स्टेट्स की क्वालिटी वर्कर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आकर जॉब करें, राइट। और वो यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करें इनोवेशन में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, यानी कि दुनिया भर के बेस्ट माइंड को हायर करने के लिए H1B वीजा शुरू किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो ये सिंपल तरीके से आपको समझना है, राइट। और बाहर से जब लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, यानी कि उनकी कंट्री में, जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ हाई पेइंग सैलरी तो नहीं मिलती लोगों को, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स में अट्रैक्ट होते हैं, दूसरी कंट्रीज में अट्रैक्ट होते हैं कि वहां पर हाई पेइंग सैलरी उनको मिल जाए। बट उनकी कंट्री के हिसाब से वो जो हाई पेइंग सैलरी उनको ऑफर की जाएगी, जैसे लेट्स से कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जैसे एक कंपनी में यूनाइटेड स्टेट्स के निवासियों को लेट्स से $1000 जो है वो पर मंथ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया के अंदर सेम जॉब के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं मान लेता हूं कि लेट्स से कि 50,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि $1000 ज्यादा होता है या 50,000 रुपए जो है वो ज्यादा होते हैं? तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट कि $1000 जो है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। एक व्यक्ति को जस्ट डबल सैलरी जो है वो उसको मिल जाएगी, है ना, ऑलमोस्ट डबल सैलरी, राइट, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग। या अगर 70 रुपए 75 रुपए से भी पकड़ लो तो भी 75,000 रुपए क्लियरली उसको जो है वो सीधे सीधे जो है वो मिल जाएगा, है ना, मतलब ज्यादा ही मिल रहा है इंडिया के कंपैरिजन में, है ना। तो वही चीज अब यहाँ पर $1000 की जगह अगर लेट्स से कि $950 भी अगर एक कंपनी एक व्यक्ति को प्रोवाइड कराती है तो वो तो व्यक्ति खुश है $950 लेकर, है ना, अमेरिका जाके। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक जनरल सा एग्जांपल मैंने बस आपको दिया समझाने के लिए कि यहां पर जो बात की गई ना कि रीजनेबल कॉस्ट में अच्छा इनोवेशन अचीव कर सके यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने H1B वर्क वीजा जो है वो शुरू किया गया। मतलब सस्ते रेट में भी मिल जाए उनको अच्छे माइंड्स, इसलिए, राइट, अच्छे माइंड्स को, बेस्ट माइंड को ये सस्ते रेट्स में अट्रैक्ट कर ले, तो उसको लेकर ये H1B वर्क वीजा लेकर आया। द नीड टू हायर वर्कर्स पेव्ड वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ H1 वर्क वीजा सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस प्रकार से वर्कर्स को हायर करने का जो ये तरीका जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसने H1 वर्क वीजा सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एंड वर्क वीजा सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे इस पर, इसे सब डिवाइड कर दिया गया H1B में, H2B में, L1 में, O1 में, E1 वीजा में। वो फिर डिपेंड करने लगा कि एक व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है उसके ऊपर आधारित। और आपको बता दें कि H1B वीजा जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सबसे अच्छी सैलरी जो होती है वो इसी में ऑफर की जाती है H1B वीजा में। तो बहुत भारी मात्रा में लोग H1B वीजा लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करते हैं। और H4 और L2 वीजाज में
क्या डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो H4 वीजा की हम लोग बात करें तो ये इशू किया जाता है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को, यानी कि जो भी व्यक्ति है H1B वीजा होल्डर, यानी कि जो व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स H1B वीजा लेकर जो है वो चला गया, तो उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि उनके बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम की है, और उनके जीवन साथी या बीवी या फिर जो उनके हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड, राइट, H1B वीजा होल्डर के, राइट। और आपको बता दें कि ओवर 94% से भी ज्यादा H4 वीजा होल्डर्स जो हैं वो महिला हैं, और अराउंड 93% इनमें से इंडिया की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि काफी भारी मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर H4 वीजा वाली इंडियन वुमेन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रह रही हैं। और L1 वीजा की बात करें गाइस तो ये नॉन इमिग्रेंट वीजास हैं, राइट। ये वैलिड होते हैं रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए। इस वीजा के साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं ये अपने एम्प्लॉयज को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट करती हैं। उनका जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो ऑफिस यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि इंडिया में कोई एमएनसी है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो ये क्या करेंगे, ये अपने एम्प्लॉय को जो है, बेस्ट एम्प्लॉय को यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस वीजा L1 वीजा के तहत जो है वो शिफ्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है, और ये शिफ्ट जो किया जाता है वो टेम्पररी बेसिस पर जो है वो किया जाता है। and the dependent spouse or unmarried children under 21 years age of an L1 visa holder are issued L2 visas। तो जो लोग इस प्रकार से MNC, आपको तो L1 के लिए MNC ध्यान में रखना है कि L1 वीजा जो है वो किन के लिए है, कि जो लोग जैसे इंडिया में कोई जैसे कि कोई एम्प्लॉय इंडिया में किसी MNC में काम कर रहा है, राइट, अब वो बेस्ट परफॉर्मर एम्प्लॉय है, तो उसको कुछ समय के लिए उस कंपनी ने जो है वो अपने फॉरेन ऑफिस पे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनकी ब्रांच है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया। तो वो जो आएंगे वो L1 वीजा लेकर आएंगे, है ना। बट उनकी जो वाइफ होंगी या उनके बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम की होगी, वो L2 वीजा उनको इशू किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने के लिए। और L2 वीजा होल्डर जो होते हैं उनको EAD, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल करना होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब L1 वीजा है, अब इस व्यक्ति को तो जॉब मिल गई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी कंपनी के थ्रू, बट इनकी जो वाइफ आएंगी या इनके जो हस्बैंड आएंगे, इनके जो जीवन साथी आएंगे, उनको भी तो जॉब चाहिए। तो उनको, उनके लिए पहली बात तो आने के लिए L2 वीजा प्रोवाइड किया जाएगा, और उनको जॉब अगर चाहिए होगा तो उसके लिए उन्हें EAD के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट जो है उसकी आवश्यकता इनको पड़ेगी, इसके लिए इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें आपको बात समझ में आ गई कि क्या H1B वीजा में क्या डिफरेंस है, राइट। H1B वीजा के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनकी जो फैमिली है उनको H4 वीजा इशू किया जाता है, और फिर L1 वीजा वाले जो लोग MNCs वाले जो होते हैं जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जाता है, उनकी जो फैमिली है उनके लिए L2 वीजा जो है वो जारी किया जाता है। और L2 वीजा जब जारी किया जाता है और L2 को अगर नौकरी चाहिए होती है तो उनको EAD जो है वो अप्लाई करना पड़ता है EAD के लिए। और अभी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट H1B वीजा होल्डर के स्पाउसेस के लिए जो है वो ओपन कर दिया, मतलब ऑटोमेटिक, इनको कहीं पर भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब EAD के लिए डायरेक्टली जो है वो इनको जॉब मिल जाएगी। एक बार इनका H4 वीजा जैसे ही लगता है तो उसके बाद इनको जॉब जो है वो मिल जाएगी। तो इससे काफी ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स की जो फैमिली है उनको बेनिफिट मिलेगा। और L1 स्पाउसेस जो है, मतलब कि जो L1 की जो बीवी है, मतलब L2 वीजा जिनके पास है, या L1 की जो जीवन साथी है, यानी कि L2 वीजा लेकर जो आए हैं, इन्हें जो है बताया जा रहा है कि एक्सटेंशन दिया जाएगा, इनको भी अप्लाई जो है वो नहीं करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनका लेट्स से कि इनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो भी इनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इनको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट H4 वीजा होल्डर जो है उनको अभी भी एक्सटेंशन के बाद एम्प्लॉयमेंट परमिट जैसे ही उनका एक्सपायर होता है तो उसके बाद एक बार उन्हें अप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आसान बना दिया है बस, और कुछ नहीं है, राइट। पूरी प्रोसेस को इससे काफी फायदा जो है वो मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहने वाले जो स्पेशली जो फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, जिनका वीजा लगता है, जो मेन वीजा होल्डर होते हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स आते हैं, स्पेशली उनकी वाइफ, उनके जीवन साथी और उनके बच्चे 21 साल के कम की उम्र के, तो उनके लिए फैसिलिटीज जो है वो ऑफर करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और इस निर्णय का महत्व यह है कि पॉलिसी अमेंडमेंट जो है वो बेनिफिशियल किसके लिए, इंडियन वुमेन के लिए, राइट। और स्पेशली वो जिन लोग के पास L1 वीजा है या फिर H1B वीजा के जो जीवन साथी हैं उनको काफी बेनिफिट जो है वो करेगा। और अभी इसे 180 दिन के लिए अलाउ किया जा रहा है और इसको ऑटो एक्सटेंड कर दिया जाएगा वर्क ऑथराइजेशन पे, ठीक है। तो ये चीज थी जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये अभी आया इसलिए है क्योंकि अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएशन ने
फाइल किया है एक क्लास एक्शन लॉ सूट इमिग्रेंट्स स्पाउसेस के बिहाफ में, यानी कि जो पत्नियां हैं या जो जीवन साथी हैं, राइट, जो रह रहे हैं, राइट, इनके साथ, जो मेन जो वीजा होल्डर है उनके साथ, है ना। तो काफी सारे लोगों की जो है वो जॉब चली गई है, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता था इनके वर्क ऑथराइजेशन के लिए, यानी कि परमिट, काम करने का परमिट मिलने के लिए इनको लंबा समय लगता था, इसलिए इसे ऑटो ऑथोराइज जो है वो कर दिया गया, यानी कि वर्क परमिट को ऑटो ऑथोराइज कर दिया कि जो भी H1B वीजा या L1 वीजा के जो जीवन साथी हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क कर पाएंगे, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, H4 वालों को थोड़ा सा एक बार अप्लाई करना पड़ेगा जैसे ही उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड खत्म होता है तब, राइट। और H4 और L2 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि ये है क्या। L1 वीजा, L2 वीजा के बारे में भी आप जानते ही हैं, है ना। H1B वीजा के बारे में भी हमने कवर कर लिया है। तो इसमें आपको बेसिकली ये वीजा के बारे में एक जनरल सा डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, और करंट में भी न्यूज क्या चल रही है इसका एक जनरल सा बस आइडिया होना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे नोरो वायरस के बारे में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। केरला के अंदर ये वायरस फैल रहा है, 13 लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, और केरला सरकार का कहना है लोगों से कि वो सतर्क रहें, और वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो है वो केरला सरकार कदम उठा रही है, राइट। तो ये नोरो वायरस है क्या, ये चीज गाइस आपको समझनी है। बिल्कुल सिमिलर है रोटा वायरस से, जैसे कि रोटा वायरस जिसके कारण डायरिया होता है, बिल्कुल वैसा ही है नोरो वायरस हम लोग को देखने को मिलता है। ये ग्रुप ऑफ वायरस है, वायरसेस का ग्रुप है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस करता है, यानी कि जठरांत्र संबंधी या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, राइट, संबंधी बीमारी जो है ये फैलाता है, मतलब पेट की बीमारी जो है वो इसके कारण होती है, राइट। और मोस्ट कॉमन पैथोजन जो हम लोग को देखने को मिलता है वो इसी के कारण जो है वो बहुत ज्यादा गैस्ट्रोस्ट्रीनल डिजीज जो है वो फैलती है, यानी कि सबसे कॉमन है ये ऐसा वायरस जो है वो सबसे कॉमन है जिसके कारण पेट से संबंधी बीमारियां जो है वो फैलती हैं, राइट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस याद है, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया होना, है ना। और 1 या 2 दिन तक जो है वो चलता है, जैसे ही एक व्यक्ति को वायरस हो जाता है तो उसके 1 या 2 दिन तक ये सब चीजें होती हैं, पेट दर्द होना, बुखार होना, सिर दर्द होना, शरीर में दर्द होना, ये सब चीजें। और अगर एक्सट्रीम केस होता है तो पानी जो है वो बॉडी से, फ्लूइड जो है वो ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है, और इसके कारण से डिहाइड्रेशन एक व्यक्ति को जो है वो हो जाता है। और ये डिजीज ज्यादातर हम लोग को बंद जगहों पर देखने को मिलती है, जहां पर जगह बंद जगह होती है ना, जैसे नर्सिंग होम हो गया, क्रूज शिप्स वगैरह हो गया, डॉर्मिटरीज हो गया, जो बंद जगह होती हैं, तो वहां पर ये डिजीज जो है वो फैलती है। और नोरो वायरस जो है वो काफी तेजी से फैलने वाली बीमारी या वायरस हम लोग को देखने को मिलता है। ये खराब खाने से, पानी पीने से, इवन जो खराब सर्फेसिस है तो उससे भी जो है ये फैलता है, राइट। और प्राइमरी रूट जो है वो इसका क्या है, मल और उल्टी, ओरल फीकल इसका प्राइमरी रूट है जहां से ये फैलता है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और नोरो वायरस जो है गाइस ये रेजिस्टेंट है काफी सारे डिसइंफेक्टेंट से, मतलब कि आप अगर सोचो कि आप अगर सैनिटाइजर लगा लो तो ये वायरस आपको नहीं होगा, तो ये गलत है, राइट। यानी कि ऐसा नहीं है, ये वायरस जो है वो इवन तभी भी सर्वाइव करता है जब आप सैनिटाइजर भी लगा लो, यानी कि सैनिटाइजर से भी बच नहीं सकते इस वायरस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग खाने को पकाते हैं, खाने को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, राइट। तो हालांकि हीट करने से जो है वो ठीक तो हो जाएगा, यानी कि ये वायरस जो है वो चला जाएगा, कि ऑब्वियस ही बात है कि बॉईल करना, हीट करना, ये वायरस वगैरह को डिसइंफेक्ट कर देता है। बट इसके इस केस में देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होता है, राइट। अगर आपने हल्का फुल्का जो है वो पानी बॉईल किया, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आपने कर लिया, तो ये वायरस नहीं मरेगा। ये वायरस रेजिस्टेंट है, मतलब कि 60 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी भी झेल सकता है ना। तो ये चीज है, तो अच्छे से खाने पीने को पका के खाएंगे तो फिर जो है वो ये वायरस जो है वो हट जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, देखो ये डिजीज जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब कि 2-3 दिन तक होती है, उसके बाद नॉर्मल तौर पर अपने आप जो है वो ठीक हो जाती है। और बट हाँ, ज्यादातर जो इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा बूढ़े नहीं है, राइट, कुपोषित नहीं है, तो उनको जो है वो सिर्फ अपने आप को, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की आवश्यकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी वगैरह पीने की आवश्यकता है, राइट। जैसे होता है ना कि कुछ हम लोग को ग्लूकॉन डी वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, और ओरल सिरप्स वगैरह कुछ होते हैं ना ऐसे इस टाइप के, तो उसको पीकर जो है वो मतलब आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो इस पर्टिकुलर डिजीज को, इस बीमारी को। तो ये था गाइस पूरा ओल्ड टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कामो ओलेवा, कामो ओलेवा ये है क्या, आइए इसको समझते हैं। तो 2006 में पेन स्टार्स टेलीस्कोप जो हवाई के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इसने ढूंढा था एक क्वाजी सैटेलाइट, एक क्वाजी सैटेलाइट
जो कि एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, यानी कि धरती के काफी नजदीक एक ऑब्जेक्ट है जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है, और ये धरती से भी नजदीकी पर हम लोग को देखने को मिलती है। और साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया कामो ओलेवा। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कामो ओलेवा। तो ये साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया। और ये वर्ड जो है वो हवाईयन चैंट का पार्ट है, यानी कि ये जो शब्द है वो हवाई द्वीप में प्रचलित धार्मिक गीतों का एक हिस्सा है, जो अपने आप यात्रा करने वाली एक संतान के लिए संकेत करता है। तो आपको तो सिंपल सी चीज ये डायरेक्ट पूछी जाएगी, कामो ओलेवा क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, धरती के नजदीक एक ऑब्जेक्ट है जो कि सूर्य का जो है वो चक्कर लगा रहा है और धरती के काफी नजदीक हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नासा के डार्ट मिशन की हम लोग बात करेंगे। डार्ट मिशन नासा का नवंबर 24 को 11:50 में नासा लॉन्च करने वाली है पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। इस नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। तो ये क्या करेंगे, ये अपने मिशन के थ्रू एक एस्टेरॉइड को ब्लास्ट करेंगे, उसको तोड़ेंगे और उसकी दिशा जो है वो चेंज करेंगे, यानी कि उस पर अटैक करके उसको टकरा के उसकी दिशा जो है वो चेंज किया जाएगा। राइट, और डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो एस्टेरॉइड को रीडायरेक्ट किया जाएगा उससे टकरा के, और स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च होगा स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट पे, और ये लॉन्च होगा कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। राइट, तो ये डार्ट मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। डार्ट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, टेस्ट करना एक नई टेक्नोलॉजी को जिसे अभी अभी डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलाउ किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को कि स्पेसक्राफ्ट जो है वो सबसे पहले तो एस्टेरॉइड में जाकर टकराएगा और उसके जो डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देगा, यानी कि एस्टेरॉइड इस तरीके से चल रहा है, इसमें टकराकर इसको जो है वो शिफ्ट कर देगा, इसकी यानी कि इसके ऑर्बिट को चेंज कर देगा कुल मिलाकर बात। और डार्ट जो है गाइस ये लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है, इसका वजन 610 किलोग्राम का लॉन्चिंग के समय हमें देखने को मिलेगा, और जैसे ही ये टकराएगा तो उस समय इसका वजन 550 किलोग्राम का हो जाएगा, यानी कि कुछ पार्ट जो होगा इसका वो निकल कर उसको पुश करेगा, थ्वाट करेगा। अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इसमें यही 10 किलोग्राम का एक जेनॉन है, इसका उपयोग किया जाएगा मतलब इसको बताया जा रहा है, पहली बात तो एक नई मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो ये लेकर आए, एक नया थ्रस्टर लेकर आए हैं जिसको इन्होंने नाम दिया है नासा इवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल इन स्पेस, नेक्स्ट सी इन स्पेस। तो ये चीज जो है वो उसको नाम दिया गया है, राइट, नेक्स्ट सी। तो ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये जैसे ही एस्टेरॉइड के पास आएगा, ठीक है, एस्टेरॉइड वो बड़ा सा चट्टान हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो स्पेस में घूम रहे होते हैं। तो जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट इसके पास आएगा, ये 10 किलो का जो है वो इसमें छूटेगा, यानी कि आप कह सकते हैं एक फोर्स, 10 किलो का एक फोर्स जो है वो जाएगा इस एस्टेरॉइड के पास, और इतनी तेजी से फोर्सफुली जो है वो उससे टकराएगा, कोलाइड होएगा कि वो इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकेगा। और स्पेसक्राफ्ट जो है गाइस इसमें हाई रेजोल्यूशन एक कैमरा इमेजर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको कहा गया है डीडीमॉस रिकनसाइंस एंड एस्टेरॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन, डार्को इसको नाम दिया गया है। और इमेजेस जो भी होंगी डार्को से जो खींची जाएंगी वो भेजी जाएंगी धरती पर रियल टाइम पे। और डार्ट जो होगा उसमें एक छोटी सी सैटेलाइट भी लगाई जा रही है, क्यूब सेट, जिसको नाम जो है वो दिया गया है लीसिया क्यूब, लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉइड। लीसिया क्यूब जो है गाइस ये कैप्चर करेगी इमेजेस को, इंपैक्ट के जैसे ही ये टकराएगा, ये मिशन जैसे ही हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये टकराएगा एस्टेरॉइड से, तुरंत टकराने इंपैक्ट की इमेजेस जो है वो लीसिया क्यूब जो है वो खींचेगी, राइट। और जो भी इंपैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलिजन के बाद किसी भी प्रकार का गड्ढा बनता है, क्रेटर बनता है, राइट, तो उसकी भी पूरी इमेजेस जो है वो कैप्चर की जाएगी लीसिया क्यूब के द्वारा। और इवन ये कैप्चर करेगी इमेजेस किसी भी प्रकार के, अगर डस्ट वगैरह बनते हैं, क्योंकि टकराएगा तो टूटेगा ही एस्टेरॉइड, राइट, तो वो जो डस्ट बनता है, क्लाउड्स बनता है तो इंपैक्ट के दौरान, तो उसकी भी इमेज जो है वो कैप्चर की जाएगी। अब कौन से एस्टेरॉइड को के डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, तो टारगेट जो है स्पेसक्राफ्ट का वो स्मॉल मूनलेट, जिसको नाम दिया है डिमॉर्फोस, ग्रीक में जिसे टू फॉर्म्स जो है वो कहा जाता है, डिमॉर्फोस।
तो ये लगभग 160 मीटर की डायमीटर का है और स्पेसक्राफ्ट जो है ये इसमें जानबूझकर जो है वो जाकर टकराएगा और उस समय टकराएगा जिस समय ये धरती के 11 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा। और डिमॉर्फोस जो एस्टेरॉइड है ये बेसिकली इसका एक बड़ा एस्टेरॉइड है जिसका नाम है डीडीमॉस। तो डीडीमॉस एक बड़ा एस्टेरॉइड है और ये छोटा जो है वो डिमॉर्फोस है। डिमॉर्फोस किसका, डीडीमॉस का चक्कर लगाती है और हम लोग टारगेट किसको कर रहे हैं, डिमॉर्फोस को। इसको हम लोग जाकर जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, राइट। और डीडीमॉस जो है, जो बड़ा एस्टेरॉइड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका डायमीटर 780 मीटर का है। 780 मीटर यानी कि आप इन जनरल जैसे कह सकते हैं 6-7 गुना ज्यादा है इससे, यानी कि जिसको हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं यानी कि डिमॉर्फोस को, उससे 6-7 गुना ज्यादा हम लोग को डीडीमॉस जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और प्लान क्या है, तो स्पेसक्राफ्ट जो है वो जाएगा और इंटेंशनली इससे आकर टकराएगा 6.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या फिर 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बताया जा रहा है कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच में ये कोलिजन जो है वो होगा, ये टकराव हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब लैंड रेसेस क्या है गाइस, इस चीज को हम लोग जो है वो समझते हैं लैंड रेसेस के बारे में। तो देखिए, पद्म अवार्ड के विनर्स में से एक हम लोग को देखने को मिल रही है राही बाई पोपेरे, राइट। पद्मश्री अवार्ड की ये विनर है। इन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है और ये कहां की है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में अकोले तालुक की ये हम लोग को देखने को मिल रही है, तालुके की देखने को मिल रही है। और ये जो पद्मश्री जो इनको मिला है वो किस चीज के लिए मिला है, तो इन्होंने हेल्प करी है काफी हंड्रेड्स की मात्रा में लैंड रेसेस की। लैंड रेसेस जो है वो क्या है, ये आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलें की एक जंगली किस्म है। जैसे होता है ना कि क्रॉप्स में, फील्ड में कुछ ऐसी जंगली वैरायटी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फील्ड में जंगली पौधा जो है वो उग गया, तो ये जो जंगली वैरायटी जो होती है उसको लैंड रेसेस जो है वो कहा जाता है, राइट। तो इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में लैंड रेसेस को जो है वो क्या किया, सेव किया है, राइट। अब देखो, लैंड रेसेस काफी यूजफुल भी होते हैं। अब कैसे यूजफुल होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये नेचुरली अकरिंग वेरिएंट होते हैं कॉमन कल्टीवेटेड क्रॉप्स की, यानी कि आमतौर पर जो आप खेती करते हो, जो क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं, आमतौर पर जो फसलें जो उगाई जाती हैं उसका ये प्राकृतिक रूप होता है, राइट, ऑटोमेटिकली उगने वाला, राइट। एक जंगली वर्जन इसका या वेराइटी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, अपोज टू कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स, यानी कि जो आप बीज वगैरह लगाकर जिन क्रॉप्स को उगाते हो उस और फिर वो बिकते हैं मार्केट में, तो वो कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स हो गए। तो इनके अपोजिट होता है, ये नेचुरली अपने आप जो है वो उग जाते हैं, यानी कि जंगली फसल हमें देखने को मिलती है। और कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें डेवलप किया जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, हाइब्रिड्स के थ्रू या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, राइट। कुछ उनके ट्रेड्स को देखकर, दूसरों से ट्रेड्स लेकर, है ना। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इम्पैक्ट जो है वो इसके क्या है, सिलेक्शन और ब्रीडिंग के, लैंड रेसेस के, तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, ये अलाउ करती है नेचुरल मैकेनिज्म क्रॉप्स के कि ये अपने आप जो है वो डेवलप करें ट्रेड्स को, राइट। चैलेंजिंग सिचुएशन के तहत देखो क्या होता है, कोई भी लिविंग बीइंग है तो इवोल्यूशन जो है वो उसका नेचर हम लोग को देखने को मिलता है या फीचर हम लोग को देखने को मिलता है किसी भी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग का। जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो पहले, आज की डेट में जो ह्यूमन जिस प्रकार से हम लोग दिखाई देते हैं, अगर पहले ऐसे दिखाई देते थे जैसे क्या पास्ट में, नहीं। इंसान जो है वो आज की डेट में जो दिखाई दे रहा है, एक टाइम पर पहले पास्ट में एप हुआ करता था, बंदर हुआ करता था। आप सभी इस चीज से जो है वाकिफ है। फिर अर्ली मैंस हुआ करते, धीरे धीरे करके पूछ गई, धीरे धीरे करके हम लोग को देखने को मिला कि बॉडी में फीचर जो है वो आना शुरू हो गए, है ना। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, राइट, ये चेंज होता है, इवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे सिचुएशन आती है, एनवायरमेंट जैसा होगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, वैसे ही, या फिर लिविंग बीइंग का, वैसे ही उसमें चेंजेस आएंगे। तो ऐसे ही ये जंगली जो पौधे होते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इनमें चेंजेस जो है वो लाए जाते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इनको अगर आप सेलेक्ट करोगे प्रॉपर तरीके से और देखोगे तो क्वाइट पॉसिबल इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आपको सोल्यूशन मिल सके इनको स्टडी करके। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ये झेल सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर ये रह सकते हैं, राइट, बिना किसी केयर के। तो इनकी ये वाले फीचर जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये आवश्यकता है लैंड रेसेस को समझने की, क्योंकि देखो जंगली पौधे हैं, ये ऑटोमेटिकली उग रहा है बिना किसी
केयर के, बिना किसी चीज के, और मतलब आप इनको पानी भी ना दो, ऑटोमेटिकली अपना रास्ता जो है वो खुद ढूंढ लेते हैं, तो इस टाइप के हैं, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिली, तो ऑटोमेटिकली उग जाते हैं ये, है ना। तो इनको स्टडी करने से फायदा ये है कि क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जब ये ऑटोमेटिकली उग जा रहे हैं तो इनके पास क्षमता है उस चीज को झेलने की। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसी को जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो इसकी बात जो है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का थ्रेट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक बड़ा चैलेंज है साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स के बीच में। तो ये क्लाइमेट चेंज को भी झेल जाते हैं लैंड रेसेस, यानी कि ये जंगली पौधे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना, तो या जंगली फसल जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसको स्टडी किया जाए, तो ये मेन चीज है, राइट। और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो नेचर का सर्वाइवल मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, और ये चांस है डेवलप करने का इस प्रकार के ट्रेड, राइट, ऑटोमेटिकली, जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स पर ये सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। तो ये चीज है, तो वही कहा गया है कि इस पर जो है वो रिसर्च जो है वो लाई जाए, समझा जाए इनको कि किस प्रकार से ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली जो है वो अपना खुद का न्यूट्रिशन जो है वो ढूंढ लेते हैं या बना लेते हैं या ले लेते हैं, है ना, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं, तो सर्वाइवल के इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसी ट्रेट को, इनके इसी फीचर को जो है वो स्टडी करके क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, जो होता है ना कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो दूसरे क्रॉप्स में इनके ट्रेट्स, इनके फीचर जो है वो शामिल किए जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आप ये वाली चीज थोड़ी सी लैंड रेसेस के बारे में ध्यान में रखिएगा। आइए गाइस, इसको समझते हैं। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 का क्या है ये, इसमें क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं और क्या मुद्दा सामने नजर आ रहा है। तो इसे लागू किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा सन 1900 में, और अभी हमें देखने को मिल रहा है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2019, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके अंदर, यानी कि ओरिजिनल जो कानून था 1900 का, उसमें काफी चेंजेस जो है वो किए हैं 2019 के कानून के थ्रू। तो अब पूरा मुद्दा क्या है, तो ओरिजिनल कानून जो है वो प्रोवाइड कराता है, किस चीज पर प्रोवाइड कराता है, तो मिट्टी के नीचे जो पानी है उसको कंजर्व करने के लिए प्रोवाइड कराता है, राइट। जो इरोजन जो हम लोग को देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन जो हम लोग को देखने को मिलती है, मिट्टी अपरदन या फिर कटाव जो हम लोग को देखने को मिलती है, इससे ग्रस्त या कटाव की संभावना वाले क्षेत्र में कटाव की रोकथाम के लिए एक प्रावधान किए जाते हैं, है ना। यानी कि जैसे कि हमें कई बार देखने को मिलता है, अगर आप वहां पर प्लांटेशन नहीं करोगे तो सॉइल इरोजन होगी, है ना। तो वही चीज की बात की जा रही है कि आप जो है वो जो काटते हो, जैसे पौधे वगैरह जो कट जाते हैं तो उसके बाद सॉइल इरोजन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी काफी सारी चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, इस कानून के अंदर, ओरिजिनल कानून के अंदर। और सेक्शन 3 जो ओरिजिनल कानून का है, वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को, राइट, क्या कर सकती है, किसी भी एरिया को प्रोटेक्शन के अंडर जो है वो ला सकती है, राइट। इरोजन को ध्यान में रखते हुए कि किसी क्षेत्र पे अगर इरोजन हो रहा है, राइट, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एरिया अपने अंडर जो है वो ले सकती है, राइट। बट जो नया सेक्शन जो 3A का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो 2019 के तहत बिल के तहत अभी रिसेंटली अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया है, इसमें ऐसे एरियाज को जो है वो कानून के तहत जो है वो हटा दिया गया है। मतलब कुछ क्षेत्रों को अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिए विधेयक ने एक नई धारा, धारा 3A को जो है वो शामिल किया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब चिंता वाली बात है क्या, ये चीज समझिए आप। तो इस प्रोविजन के तहत ये जो कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है ऐसी जमीन पर जो कि फाइनल डेवलपमेंट प्लान्स के अंडर आती है, और किसी प्रकार के दूसरे टाउन इंप्रूवमेंट प्लान्स के अंदर आती है, स्कीम के अंदर आती है, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। बट यहां पर अगर सरकार को लगता है कि अगर किसी क्षेत्र पर अगर सरकार की कुछ डेवलपमेंटल प्लान्स है, तो उस क्षेत्र को जो है वो इस पर्टिकुलर कानून से हटा दिया जाएगा, है ना। जैसे कि कानून हम लोग को हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 के, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2017 के जो देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसके प्रोविजन के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो कानून है, जो हम लोग को ये पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट का जो कानून देखने को मिलता है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एनवायरमेंटलिस्ट का कहना यह है कि इससे हजारों एकड़ की जो जमीन हम लोग को देखने को मिलेगी, जो हिली एरियाज पे है, और अरावलीज के फुट हिल्स पर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि अरावली के जो नीचे एरिया पर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये लगभग 26,000 एकड़ का जो एरिया गुड़गांव के अंदर है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को जो देखने को मिलता है,
तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये किसके कंट्रोल में जो है वो चला जाएगा, माइनिंग के लिए या रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जो है वो चला जाएगा। तो ये चीज जो है वो डर एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कंजर्वेशन की संरक्षण की क्या आवश्यकता है, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की हमें देखने को मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जो आता है, तो इसमें कहा गया कि 138 ब्लॉक में से 105 ब्लॉक्स जो है वो डार्क जोन है। और करंट रेट्स हम लोग को डिप्लीशन का, यानी कि यहाँ पर बहुत तेजी से पानी का डिप्लीशन हो रहा है, पानी की कमी जो है वो होती जा रही है। और गुड क्वालिटी वाटर जो है वो पहले एक्यूफायर में लगभग 100 मीटर नीचे ही बताया जा रहा है, और 10 साल में ये पूरी तरह से जो है वो एंड हो जाएगा। और पूरा का पूरा सब सर्विस वाटर रिसोर्सेज जो है वो पूरा का पूरा अगले 22 साल में जो है वो खत्म हो जाएगा, अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो, इसका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो कुल मिलाकर यहाँ पर चिंता वाली बात यह है कि जिस जमीन के कंस्ट्रक्शन को लेकर जो कानून कंजर्वेशन को लेकर, प्रिजर्वेशन को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर जो कानून बनाया गया था, अब उस जमीन को हटाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि सरकार किसी प्रकार से इरोजन वाले क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो नहीं रखेगी, उसकी देखभाल नहीं करेगी, उस जमीन को रिवाइव करने के लिए प्लान्स तैयार नहीं करेगी। बजाय इसके उस जमीन को जो है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी को या फिर माइनिंग पर्पस के लिए जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो ये चीज है जिसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, जनरल सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हालांकि उतना कुछ खास काम का ये टॉपिक नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरीके का टॉपिक जो है वो अभी न्यूज में हमें देखने को मिला है।